आज की दुनिया में ना हर चीज की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। मतलब हमें 1 घंटे में खाना चाहिए, 1 सेकंड में जवाब चाहिए और 1 दिन में नतीजा चाहिए। अगर कोई मैसेज देखकर तुरंत रिप्लाई ना करे तो हमें बेचैनी होने लगती है। लेकिन क्या हो अगर ये जल्दबाजी, ये तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो। हमारे पास जो स्रोत है उसका नाम है स्ट्रेटेजिक पेशेंस, व्हाई साइलेंट मेन ऑलवेज विन। और इसकी पहली लाइन ही मतलब सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, दुनिया को सबसे ज्यादा परेशानी सन्नाटे से नहीं इंतजार से होती है। आज हम इसी को ठीक से समझने वाले हैं कि कैसे धैर्य और चुप्पी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा मिशन ये समझना है कि कम बोलना और ज्यादा इंतजार करना ये कमजोरी नहीं बल्कि असल ताकत का खेल है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि स्रोत के मुताबिक आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी ही यही है, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना। हम सोचने से पहले बोलते हैं और समझने से पहले ही फैसला सुना देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारी आधी से ज्यादा ऊर्जा अपनी ही कहे शब्दों और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के सही ठहराने में या उनका बचाव करने में चली जाती है। हम एक तरह से अपने ही शब्दों के कैदी बन जाते हैं। ये बात तो बहुत गहरी है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ वो सब्र का फल मीठा होता है वाली बात नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। और इसे समझने के लिए स्रोत हमें इतिहास की कुछ कहानियों में ले जाता है जहां चुप्पी और इंतजार ने पूरा खेल ही पलट दिया था। शुरुआत करते हैं जापान की एक बहुत मशहूर कहानी से, 47 रोनिन वाली। हाँ बिल्कुल, 47 रोनिन की कहानी। ये महान समुराई योद्धा थे जिनके स्वामी को एक भ्रष्ट, कह सकते हैं कि दरबारी अधिकारी ने धोखा देकर मरवा दिया था। अब जापान की जो समुराई परंपरा है उसके हिसाब से उनके पास एक ही रास्ता था, अपने स्वामी के सम्मान के लिए तुरंत बदला लेना। और ये कोई छोटा मोटा दबाव नहीं था, मतलब उस समाज में सम्मान ही सब कुछ था। अगर वो तुरंत बदला नहीं लेते तो उन्हें कायर समझा जाता। उनकी पूरी जिंदगी, उनके परिवार का नाम, सब कुछ दांव पर लगा था। समाज उनसे एक तरह से चीख चीख कर कह रहा था, अभी जाओ और लड़कर मर जाओ। सही कहा, कोई भी आम इंसान यही करता। वो गुस्से में जाते, लड़ते और शायद मारे जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने तुरंत हमला किया तो दुश्मन तैयार मिलेगा और वो सब के सब मारे जाएंगे, बदला अधूरा रह जाएगा। सही। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो अपमान से भरा था पर समझदारी का था। उन्होंने अपनी तलवारें छोड़ दी और पूरे जापान में बिखर गए। कोई शराबी बन गया, कोई जुआरी, कोई भिखारी। वो जानबूझकर समाज की नजरों में गिरने लगे। लोग उन पर थूकते थे, उन्हें कायर कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। और ये 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 साल तक। हाँ, पूरे 2 साल तक चला। जरा सोचिए, 2 साल तक दुनिया की नजरों में गिरा हुआ बनकर जीना। और यहीं पर इस कहानी का सबसे आकर्षक हिस्सा है। ये सिर्फ धैर्य नहीं है, इसे स्रोत कहता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस, यानी रणनीतिक धैर्य। ये सिर्फ इंतजार करने की कला नहीं है, ये दूसरों को गलती करने का मौका देने की कला है। उन 47 रोनिन के इस नाटक का असर ये हुआ कि उनका दुश्मन, वो भ्रष्ट अधिकारी, वो पूरी तरह से लापरवाह हो गया। उसे लगा कि खतरा टल गया है, ये लोग तो टूट चुके हैं। उसने अपनी सुरक्षा कम कर दी। तरह से बेखबर था। वो 47 रोनिन चुपचाप फिर से इकट्ठा हुए। उन्होंने हमला किया और बिना किसी साथी को खोए अपनी स्वामी का बदला पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी चुप्पी और अपने अपमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो असल में अपनी सारी चालें दुनिया के सामने खोलकर रख देता है। वो बता देता है कि उसे गुस्सा कहाँ आता है, वो कब कमज़ोर पड़ता है। लेकिन जो इंसान इंतज़ार करता है वो सामने वाले को इतना सहज कर देता है कि वो अपनी गलतियाँ खुद ही करने लगता है। मतलब आप लड़ाई लड़ते नहीं हैं, आप सामने वाले को लड़ाई हारने देते हैं। तो पहला सबक तो ये है कि अपनी भावनाओं पर काबू पाकर सही समय का इंतजार करना। रोनिन ने अपना प्लान छुपाया, लेकिन क्या हो अगर आपकी रणनीति ही ये हो कि कोई आपको पढ़ ही ना पाए, कि लोगों को पता ही ना चले कि आपके दिमाग में कोई प्लान है भी या नहीं। हाँ, ये तो इसका अगला स्तर है। और इसके लिए स्रोत हमें 17वीं सदी के फ्रांस में ले जाता है, राजा लुई 14वें के दरबार में। लुई 14वें को इतिहास के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक माना जाता है, लेकिन उसकी ताकत चीखने, चिल्लाने या धमकियां देने में नहीं थी। किताब में एक दृश्य का जिक्र है जो बड़ा कमाल का है। सोचिए, राजा लुई का कोई मंत्री हाफते कांपते हुए दरबार में आता है। उसके पास कोई बहुत बुरी खबर है, शायद किसी पड़ोसी देश ने हमला कर दिया है या राज्य में कोई बड़ा विद्रोह हो गया है।
वो राजा के सामने पूरी बात रखता है। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ सुनाई दे रही है। और इस दौरान राजा क्या कर रहा है? वो बस बैठा है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई हैरानी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह सब कुछ सुनता है। जब मंत्री अपनी बात खत्म कर लेता है तो दरबार में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। सब राजा के चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि वो अब क्या कहेंगे, क्या हुक्म देंगे। और तब राजा, यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी, सिर्फ 2 शब्द कहता है, मैं देखूंगा। जुवेरे। हाँ, और बस उठकर चला जाता है। स्रोत कहता है कि ये 2 शब्द उस मंत्री और पूरे दरबार को हफ्तों तक बेचैन रखने के लिए काफी थे। किसी को नहीं पता कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो गुस्से में हैं? क्या वो कोई बड़ी योजना बना रहे हैं? या उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा? इसी को कहते हैं अनरीडेबल होना, जिसे पढ़ा ना जा सके। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है। जब आप अपनी भावनाएं या अपने इरादे जाहिर नहीं करते तो आप दूसरों के दिमाग में खाली जगह बना देते हैं, एक वैक्यूम। और लोग उस खाली जगह को हमेशा अपनी सबसे बुरी कल्पनाओं और अपने सबसे बड़े डरों से भरते हैं। वो सोचने लगते हैं पता नहीं ये क्या करने वाला है। और यही डर, यही अनिश्चितता धीरे धीरे आपके लिए सम्मान और ताकत में बदल जाती है। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? क्या लोग ऐसे इंसान को भरोसे के काबिल समझेंगे जो अपनी भावनाएं दिखाता ही नहीं, या उसे फैसले न लेने वाला नहीं मानेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब राजा लुई के व्यवहार में ही छिपा है। अगर ये कोई आम इंसान करता तो शायद उसे कमजोर या अनिर्णायक माना जाता, लेकिन लुई की एक साख थी कि वो जो भी करता है सोच समझकर और निर्णायक रूप से करता है। तो उसका मैं देखूंगा का मतलब ये नहीं था कि मुझे नहीं पता क्या करना है। इसका मतलब था मैं अपने समय और अपनी शर्तों पर फैसला करूंगा, तुम्हारी बेचैनी या इस संकट की रफ्तार पर नहीं। ये नियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। ये नियंत्रण वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब ताकत सिर्फ एक्शन लेने में नहीं बल्कि एक्शन ना लेने का फैसला करने में भी है। और यहीं से स्रोत हमें एक और गहरे विचार की ओर ले जाता है कि कैसे अकेलापन या दुनिया की भागदौड़ से खुद को अलग कर लेना आपका कंट्रोल रूम या एक तरह का रणनीतिक ठिकाना बन जाता है। बिल्कुल, लेखक इसे एक बहुत अच्छी उपमा से समझाता है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग लड़ाई के मैदान के बीच में कीचड़ में खड़े होकर लड़ रहे हैं। वो हर तरफ से हो रहे हमलों का जवाब दे रहे हैं, थक रहे हैं और धीरे धीरे उसी कीचड़ में धंसते जा रहे हैं। जबकि रणनीतिक इंसान उस लड़ाई को एक पहाड़ी की चोटी पर बैठकर देख रहा होता है। उसे पूरा मैदान साफ दिखाई देता है, वो कीचड़ में नहीं उतरता। और आज के जमाने में ये कीचड़ क्या है? सोशल मीडिया, हर बहस का हिस्सा बनने की चाह, हाँ बिल्कुल, हर अपमान का तुरंत जवाब देने की जरूरत। कोई ऑनलाइन कुछ कह देता है और हमें लगता है कि अगर हमने अभी जवाब नहीं दिया तो हमारी हार हो जाएगी। हम छोटी छोटी लड़ाइयों में अपनी सारी दिमागी और भावनात्मक ऊर्जा खर्च कर देते। एकदम सही उदाहरण है। स्रोत इसी को अनटचेबल यानी अछूत बनने की प्रक्रिया कहता है। और यहाँ अछूत होने का मतलब घमंडी होना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। जब आप हर छोटी मोटी बहस, हर बेकार की आलोचना को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं तो आप अपनी ताकत उस एक बड़ी और जरूरी लड़ाई के लिए बचा कर रखते हैं जो वाकई में मायने रखती है। एक शेर खुद को भेड़ों की राय से परेशान नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि धीमा होना कमजोरी नहीं है, बल्कि सटीकता की निशानी है। बाकी लोग अपनी भावनाओं की रफ्तार से चल रहे हैं। गुस्सा आया तो बोल दिया, डर लगा तो भाग गए। लेकिन जो रणनीतिक इंसान है वो अपने प्लान की रफ्तार से चलता है। वो घबराता नहीं, वो रुकता है। वो बोलता नहीं, वो देखता है। और यही फर्क आखिर में जीत और हार तय करता है। सही बात है। ये अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने का खेल है। जो इंसान अपनी ऊर्जा को छोटी छोटी बातों पर बर्बाद कर देता है उसके पास बड़ी लड़ाई के लिए कुछ बचता ही नहीं। जबकि जो शांत रहकर सब कुछ देखता है वो न सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाता है बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखता भी है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये दूसरों को गलतियां करने का मौका देकर नियंत्रण हासिल करने का एक तरीका है, जैसा 47 रोनिन ने किया। दूसरी, चुप्पी एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। अनरीडेबल बनकर यानी खुद को पढ़ने का मौका न देकर आप दूसरों के दिमाग में खुद को ज्यादा ताकतवर बना लेते हैं, जैसा राजा लुई 14वें ने किया। और तीसरी, हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है।
अपनी ऊर्जा को सही जगह के लिए बचा कर रखना और बेकार की चीजों को नजरअंदाज करना ये कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी रणनीतिक समझदारी है। लेकिन स्रोत यहीं पर नहीं रुकता। वो सच्ची ताकत के एक और इससे भी ऊंचे स्तर की बात करता है जिसे वो डिटैचमेंट कहता है, यानी नतीजों से पूरी तरह अलगाव या उनकी परवाह छोड़ देना। और ये वो जगह है जहाँ लेखक हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। वो कहता है कि जिस दिन कोई इंसान नतीजों की परवाह करना छोड़ देता है, यानी उसे इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो जीतेगा या हारेगा, उस दिन वो हर तरह के मैनिपुलेशन या जोड़ तोड़ से आज़ाद हो जाता है। उसे कोई लालच नहीं दे सकता, कोई डरा नहीं सकता। तो सोचने के लिए सवाल ये है, जिस इंसान को दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं, जो कम से कम चाहता है, वही इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है?